अक्सर हम इतिहास को महान साम्राज्यों के बनने की कहानी के तौर पर देखते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर जाता है? आज हम मौर्यों के बाद के भारत के उसी रोमांचक दौर में चलेंगे जब एक साम्राज्य के खंडहरों पर कई नई ताकतों ने जन्म लिया और भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है, जब कोई विशाल ताकतवर साम्राज्य टूटता है तो होता क्या है? मौर्य साम्राज्य के पतन ने इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया था। देखिए, मौर्यों के जाने से जो खालीपन आया ना, उसका असर फौरन दिखा। ऐसा लगा जैसे भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा एक झटके में चकनाचूर हो गया हो। पुरानी सरहदें मिट गईं और नई ताकतें अपने अपने असर का इलाका बनाने के लिए मैदान में उतर आईं। यह सिर्फ एक राजनीतिक उथल-पुथल नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नए भारत की शुरुआत थी। तो कहानी शुरू होती है लगभग 185 ईसा पूर्व। सोचिए, एक ही झटके में आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या हो जाती है और बस वो ताकत जो पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोए हुए थी, वो गायब हो गई। इस पावर वैक्यूम या शक्ति के शून्य ने हर किसी को अपनी किस्मत आजमाने का मौका दे दिया और यहीं से शुरू हुआ मुकाबले और नई सोच का एक जबरदस्त दौर। इसीलिए जानते हैं, इतिहासकार इस दौर को सिर्फ एक अंधेरा दौर नहीं कहते, वो इसे कहते हैं पुनर्गठन का युग। हाँ, उथल-पुथल जरूर थी, लेकिन ये एक रचनात्मक उथल-पुथल थी। जब पुराना ढांचा टूटता है तो नई चीजों के लिए जगह बनती है, नए विचार, नई कला और नए तरह के राजकाज के लिए। तो फिर इस नए मैदान में खिलाड़ी कौन कौन थे? यहां देखिए, दो तरह की ताकतें थीं। एक तरफ थे उपमहाद्वीप के भीतर से निकले राजवंश, जैसे शुंग, सातवाहन और दक्षिण के चेर, चोल, पांड्य, जो मौर्यों की विरासत पर अपना हक जमा रहे थे। और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम से आ रहे थे बाहरी खिलाड़ी, हिंदी अवन, शक और कुषाण, जो अपने साथ नए तौर तरीके और कल्चर लेकर आए। इन्हीं सब के टकराव ने इस युग को इतना दिलचस्प बना दिया। तो सबसे पहले चलते हैं मौर्य साम्राज्य के दिल में, यानी उत्तर भारत में। देखते हैं वहां क्या हुआ। यहां शुंग वंश ने सत्ता की बागडोर संभालने की कोशिश की। ये जो नक्शा देख रहे हैं ना, ये शुंग साम्राज्य का इलाका दिखाता है। और इसे शुरू किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। मजे की बात यह है कि वो खुद एक मौर्य सेनापति था। उसने अपने ही राजा को रास्ते से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और मौर्यों के गढ़ में ही अपना झंडा गाड़ दिया। ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये एक नए दौर का ऐलान था। अब सवाल यह है कि शुंगों ने अपनी ताकत का ऐलान कैसे किया? उन्होंने एक बहुत पुराने, बहुत शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान को वापस जिंदा किया, अश्वमेध यज्ञ। ये अपनी बादशाहत का ऐलान करने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता क्या था? देखिए, ये बड़ा ही नाटकीय मामला था। राजा अपना सबसे अच्छा घोड़ा 1 साल के लिए खुला छोड़ देता था। अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोका तो मतलब सीधी जंग की चुनौती। और अगर घोड़ा बिना किसी रोक टोक के पूरा चक्कर लगाकर वापस आ गया तो ये साबित हो जाता था कि उस पूरे इलाके का मालिक यज्ञ कराने वाला राजा ही है। ये धर्म और राजनीति का एक जबरदस्त कॉकटेल था। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ तो शुंग राजा वैदिक परंपराओं को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन साथ ही वो बौद्ध धर्म के खिलाफ भी नहीं थे। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, उन्होंने बौद्ध कला और आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट किया। इससे पता चलता है कि उस वक्त का समाज कितना मिला-जुला और जटिल था। और इसका सबसे बढ़िया सबूत यह है भरहूत स्तूप। आपको याद होगा, इसका मेन ढांचा तो महान सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन शुंगों ने क्या किया? उन्होंने इसके चारों ओर ये खूबसूरत नक्काशीदार रेलिंग बनवा दी। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे नई ताकतें पुरानी विरासत को खत्म नहीं कर रही थी, बल्कि उस पर अपनी छाप छोड़ रही थी। चलिए, अब उत्तर भारत से थोड़ा नीचे दक्कन और पूरब की तरफ चलते हैं। यहां भी कुछ नए और बहुत अमीर राज्य अपनी पहचान बना रहे थे, जैसे सातवाहन और चेदी। अब बात करते हैं दक्कन के सातवाहनों की। इनकी कहानी समझनी हो ना, तो बस इनके सिक्के देख लीजिए। इन सिक्कों पर ये जो 2 मस्तूल वाला जहाज बना है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इनकी ताकत का राज है। ये समुद्री व्यापारी था जिसने सातवाहनों को एक बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया था। लेकिन सातवाहनों की ताकत सिर्फ व्यापार नहीं थी, उनका समाज भी बड़ा अनोखा था। जानते हैं, वहां राजा अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी का बेटा। ये उस जमाने में समाज में महिलाओं को दिए जाने वाले सम्मान की एक झलक दिखाता है। और आर्किटेक्चर की तो बात ही क्या करें।
जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है कार्ला की गुफाएं। ये कोई ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं है। इसे एक ही विशाल चट्टान को अंदर से तराश कर बनाया गया है। ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग और कला का ऐसा चमत्कार है कि आज भी देखकर हैरानी होती है। पूरब की तरफ देखें तो कलिंग यानी आज के उड़ीसा में चेदी वंश का राज था और उनके सबसे मशहूर राजा थे खारवेल। वो एक ताकतवर विजेता तो थे ही, पर साथ में जैन धर्म को भी पूरे दिल से मानते थे। इसीलिए उन्हें कभी कभी भिक्षु राजा भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा राजा जिसमें शासक की ताकत और एक साधु की सादगी दोनों थीं। अब सफर करते हैं उपमहाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक। ये वो दौर था जब यहाँ 3 बड़े राज्यों ने मिलकर एक पूरे साहित्यिक युग को जन्म दिया। इस दौर को हम जानते हैं संगम युग के नाम से। संगम यानी मिलन, और ये नाम पड़ा कवियों की उन शानदार सभाओं से जहां तमिल साहित्य के सबसे पुराने, सबसे खूबसूरत मोती रचे गए। ये कविताएं सिर्फ कला नहीं, बल्कि उस दौर के चेर, चोल और पांड्य राज्यों की जिंदगी, मोहब्बत और जंग की जीती जागती तस्वीरें हैं। इन 3 मुकुटधारी राजाओं में एक नाम बहुत अहम है, चोल राजा करिकाल। उनका काम आज भी हमारे साथ है। करिकाल की सबसे बड़ी देन है इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा जो वक्त को भी मात दे गया। उन्होंने लगभग 2000 साल पहले कावेरी नदी पर कल्लनी बांध बनवाया था, और हैरान करने वाली बात यह है कि यह दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है जो आज भी काम कर रहा है और तमिलनाडु के लाखों किसानों के खेतों को पानी दे रहा है। ये प्राचीन ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। दक्षिण का हर राज्य दुनिया के बाजार में अपना एक अलग जलवा रखता था। पश्चिमी तट पर चेर राज्य मसालों का किंग था। यहां से काली मिर्च जैसी चीजें सीधे रोमन साम्राज्य जाती थी। और थोड़ा दक्षिण में पांड्य राज्य, वो मशहूर थे अपने मोतियों के लिए, जो उस जमाने के हीरे जवाहरात से कम नहीं थे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? क्या देश के राजनीतिक तौर पर बिखरने का मतलब था कि संस्कृति भी बिखर गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। जरा इन कलाकृतियों को देखिए। एक तरफ शुंगों की मिट्टी की ये सादी पर खूबसूरत मूर्तियां, तो दूसरी तरफ हाथी दांत पर ये बारीक कारीगरी। हुआ ये कि राजनीतिक एकता के टूटने से एक तरह की, कह सकते हैं, सांस्कृतिक होड़ शुरू हो गई। हर राज्य अपनी कला और आर्किटेक्चर से दिखाना चाहता था कि वह सबसे बेहतर है, और इसी मुकाबले ने इस दौर को कला के लिहाज से इतना अमीर बना दिया। और आखिर में जगदीश चंद्र बोस की ये बात इस पूरे दौर को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। निरंतर जीवित परंपरा और कायाकल्प की एक महत्वपूर्ण शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अनगिनत परिवर्तनों के माध्यम से खुद को समायोजित किया है। मौर्य साम्राज्य का अंत दरअसल एक अंत था ही नहीं, वो तो एक नई शुरुआत थी। सत्ता बदलती रही, लेकिन भारत की सांस्कृतिक धारा हमेशा बहती रही, हमेशा खुद को नया बनाती रही। ये भारत के लचीलेपन और निरंतरता की एक शानदार